आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम पर आपको जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी हो, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, किस भारतीय एथलीट ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता था? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, कादियान सतपाल, कशावा जाधव। कशावा जाधव ने ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए कोशिश कीजिए आप लोग कि आप सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में दें और लास्ट में बताइएगा कि 106 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न देखेगा सभी गाइस, कौन सा संगठन दुनिया भर में फुटबॉल सॉकर के खेल को नियंत्रित करता है? फीफा, आईसीसी, वाडा, आईओसी। फीफा जो है ना, ये दुनिया भर में फुटबॉल सॉकर के खेल को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा संगठन प्रदान करता है? भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई, राष्ट्रीय खेल संघ। भारत में खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल मंत्रालय प्रदान करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या पुणे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय फुटबॉल संघ एआईएफएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, पुणे या चेन्नई। भारतीय फुटबॉल संघ एआईएफएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लंदन, सिंगापुर, पेरिस, लौजाने, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय लौजाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो लौजाने, स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न की बात करूंगा। सो गाइस आठवां प्रश्न देखेगा, भारत में क्रिकेट के सबसे पुराने टूर्नामेंट का नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, शहरी कप। भारत में क्रिकेट के सबसे पुराने टूर्नामेंट का नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके ही जाइएगा। एशियाई खेलों का पहला आयोजन कब और कहां हुआ था? 1946 न्यू दिल्ली, 1951 न्यू दिल्ली, 1962 टोक्यो, 1960 दिल्ली। एशियाई खेलों का पहला आयोजन 1951 न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 10वां प्रश्न क्या है, भारत के सबसे बड़े खेल संगठन का नाम क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई, खेल मंत्रालय बीसीसीआई। भारत के सबसे बड़े खेल संगठन का नाम है भारतीय ओलंपिक संघ OIOA। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखेगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही समय में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, मोहम्मद अनस। मीराबाई चानू ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही समय में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। तो मीराबाई चानू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न रहेगा, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष और किस देश में हुआ था? 1975 इंग्लैंड, 1983 भारत, 1992 ऑस्ट्रेलिया, 1987 भारत। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है ना, वर्ष 1975 इंग्लैंड में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? साइना नेहवाल, पीवी सिद्धू, ज्वाला गट्टा, रत्नावली वेलू। आंसर जाएगा पीवी सिद्धू के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 14वां प्रश्न देखेगा। 14वां प्रश्न क्या है कि भारत के ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान का नाम क्या है जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक, बबीता फोगट, विनेश फोगट, पूजा ढांडा। आंसर जाएगा साक्षी मलिक के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं, हो सकता है कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लिए जाए। करने में क्या है, कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, पद्मश्री से सम्मानित पहले भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, जेमिसा रोड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। पद्मश्री से सम्मानित पहले भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है मिताली राज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, मिताली राज। अगला प्रश्न देखिएगा, 16वां, खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1990, 1991, 1995, 2000। खेल रत्न पुरस्कार जो है ना, वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 17वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सुबह 17वां प्रश्न देखिएगा, हॉकी के खेल में चांदनी चौक किस भारतीय खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है? धनराज पिल्लई, मदन लाल, बलवीर सिंह, मोहम्मद शाहिद। हॉकी के खेल में चांदनी चौक जो है ना, धनराज पिल्लई खिलाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो धनराज पिल्लई ऑप्शन नंबर ए जो है गैस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गैस 18वां प्रश्न देखेगा, किस देश ने 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते थे? चीन, रूस, अमेरिका या ब्रिटेन? 2016 के रियो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक अमेरिका के द्वारा जीते गए थे। तो अमेरिका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 19वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है? साक्षी मलिक, विनेश फोगट, पूजा डांडा, कुमारी रानी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? विनेश फोगट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में प्राप्त हुआ? विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी, जसप्रीत बुमराह। विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विराट कोहली के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में क्रिकेट का पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कब हुआ था? 1928, 1932, 1947, 1950। भारत में क्रिकेट का पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला वर्ष 1932 में हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का पहला अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मॉस्टन, क्लाइव लॉयड, जोनाथन हैट, डॉन ब्रैडमैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का पहला अध्यक्ष था लॉर्ड मॉस्टन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 23वां प्रश्न देखेगा,
पहला फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स आयोजन कहां पर हुआ था? मोनाको, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस? पहला फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड के साथ में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 24वां प्रश्न देखिएगा, भारत की महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है जिन्होंने 2020 में महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया था? मिताली राज, स्नेह राणा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी? हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 25वां प्रश्न देखिएगा, भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष और किस मार्ग पर खोला गया था? 1853 मुंबई ठाणे, 1870 दिल्ली कोलकाता, 1860 दिल्ली मुंबई, 1880 दिल्ली अमृतसर? भारत में पहला रेल मार्ग वर्ष 1853 मुंबई ठाणे के बीच में खोला गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 26वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारत का सर्वोच्च युद्ध पुरस्कार परमवीर चक्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1950, 1947, 1952, 1965? भारत का सर्वोच्च युद्ध पुरस्कार परमवीर चक्र वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति शासन, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका की व्यवस्था? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है ना ये राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 28वां प्रश्न देखेगा, 28वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? काला रेगिस्तान, एटलस रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 29वां प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या काशी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, कौन सा व्यक्ति भारत में सोशलिज्म और साम्यवाद का जनक माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय? राम मनोहर लोहिया को भारत में सोशलिज्म और साम्यवाद का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, कांग्रेस लीडर के नाम से प्रसिद्ध किस नेता का असली नाम कुंवर सिंह था? सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय? कांग्रेस लीडर के नाम से प्रसिद्ध नेता जो थे कुंवर सिंह, इनका जो असली नाम था लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है, वोडाफोन आइडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, गुड़गांव या पुणे? वोडाफोन आइडिया का मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। तो गुड़गांव इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 33वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 33वां प्रश्न देखेगा। 33वां प्रश्न है, भारत में मिनरल वाटर के अधिनियम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1984, 1996, 2001, 2010? भारत में मिनरल वाटर की अधिनियम की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 34वां प्रश्न देखेगा, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, तैराकी? लवलीना बोरगोहेन जो है ना ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा। 35वां प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, गोल्फ, शतरंज, टेबल टेनिस? मैग्नस कार्लसन जो है ना ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है? 2.53 मीटर, 2.43 मीटर, 2.23 मीटर, 2.33 मीटर। पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2.43 मीटर। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? सुल्तान अजलान शाह कप जो है ना, ये हॉकी से संबंधित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट या सिंथेटिक कोर्ट? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है ना, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रास कोर्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में कितने अंक होते हैं और परीक्षा के किस चरण में यह अंक निर्धारित होते हैं? 100 अंक पहले चरण में, 120 अंक पहले चरण में, 100 अंक दूसरे चरण में, 120 अंक दूसरे चरण में। 120 अंक पहले चरण में। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 40वां प्रश्न देखेगा, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के पहले चरण में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? गणित और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धिमत्ता, गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धिमत्ता, केवल सामान्य ज्ञान। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के पहले चरण में गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धिमत्ता शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में वरीयता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? योग्यता परीक्षा के अंक, शारीरिक परीक्षण के अंक, दोनों परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के अंक, केवल मेडिकल परीक्षण। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में वरीयता का निर्धारण दोनों परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के अंक के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 42वां प्रश्न देखेगा, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में गणित के प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 25, 30 या 35? आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में गणित के प्रश्नों की संख्या होती है कुल 25। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, आरपीएफ कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी में पुरुष उम्मीदवारों को कितनी दूरी दौड़नी होती है? 800 मीटर, 1 किलोमीटर, 1600 मीटर, 2000 मीटर? आंसर जाएगा 1600 मीटर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में सामान्य बुद्धिमत्ता के तहत कौन सा विषय शामिल होता है? अंकगणित, तार्किक दक्षता, सामान्य ज्ञान या उच्च गणित? आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में सामान्य बुद्धिमत्ता के तहत तार्किक दक्षता विषय जो है वो शामिल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 45वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 45वां प्रश्न क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया में मेडिकल परीक्षण के दौरान कौन सा मानक सबसे महत्वपूर्ण होता है? शारीरिक ऊंचाई, दृष्टि का परीक्षण, वजन, उपयुक्त सभी? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? केवल शारीरिक परीक्षण के अंक, केवल लिखित परीक्षा के अंक, लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण दोनों के अंक, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षा के अंक? लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण दोनों के अंक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, आरपीएफ कांस्टेबल में चयन के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या होते हैं? आरपीएफ कांस्टेबल में चयन के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक होते हैं पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ और महिलाओं के लिए 800 मीटर।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ना भाग 4 में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 49वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज का निर्माण करना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कार्य शक्ति में वृद्धि, राज्य का उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना, इन सबका मिश्रण। राज्य का उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके अधीन होते हैं? बाध्यकारी, आंशिक रूप से बाध्यकारी, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका जाएगा बाध्यकारी। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? सभी नागरिकों को रोजगार का अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, सभी उपयुक्त सभी। नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या प्रमुख सिद्धांत होता है? उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसे शामिल किया गया है? सरकारी कर्मचारियों के अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, राज्य का कार्य शक्ति में वृद्धि। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद 53 से 75, अनुच्छेद 1 से 10। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना, सरकार को कानून बनाने में सहायता प्रदान करना, समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज का निर्माण करना, या उपयुक्त सभी। आंसर की अगर मैं बात करूं, समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज का निर्माण करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 58 प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कार्य शक्ति में वृद्धि, राज्य का उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना, इन सबका मिश्रण। आंसर की अगर मैं बात करूं, राज्य का उद्देश्य समाजवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके अधीन होते हैं? बाध्यकारी, आंशिक रूप से बाध्यकारी, इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? सभी नागरिकों को रोजगार का अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, उपयुक्त सभी। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? उपयुक्त सभी।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसे शामिल किया गया है? सरकारी कर्मचारियों के अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, राज्य का कार्यशक्ति में वृद्धि। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना जो है वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था? वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद 53 से 75, अनुच्छेद 1 से 10। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के बारे में है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के अधिकार की रक्षा के बारे में है। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं आंसर की, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अनुच्छेद 43। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 38 के साथ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखेगा। 66वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 41। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से बाल श्रम को समाप्त करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बाल श्रम को समाप्त करना आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत न्याय संगत और समान वितरण को बढ़ावा देने का है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 45 जो है ना, ये न्याय संगत और समान वितरण को बढ़ावा देने से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 69वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 69वां प्रश्न क्या है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना किसके प्रभाव में आई थी? इंग्लैंड के संविधान, आयरिश के संविधान, अमेरिकी संविधान या फ्रांसीसी संविधान? आयरिश संविधान। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 46। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से स्वास्थ्य के सुधार के लिए नीति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्वास्थ्य के सुधार की नीति जो है ना अनुच्छेद 47 में वर्णित है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। तो ये 48A में है, अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में? अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 39A। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन क्या है? सरकार के लिए अनिवार्य, सरकार के लिए मार्गदर्शक, न्यायपालिका के लिए अनिवार्य, कोई भी नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन सरकार के लिए मार्गदर्शक। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 75वां प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति का उद्देश्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वेतन और मजदूरी का उचित निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 42। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वेतन और मजदूरी का उचित निर्धारण अनुच्छेद 43 में है। आर्टिकल 43 ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को समाजवाद की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को समाजवाद की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 39। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से शराब और मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 44। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 20 से 45, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 19। संविधान का अनुच्छेद 368 ये नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी कानून को चुनौती किस अनुच्छेद के तहत दी जा सकती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 13 के साथ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध जो है ना, ये अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो अनुच्छेद 15, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23। भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। तो अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति किस अभ्यर्थना कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या संसद? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय को अभ्यर्थना कर सकता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अनुच्छेद 15। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, आरपीएफ एक्ट 1957 किस उद्देश्य से बना था? रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा, रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, उपयुक्त सभी। आरपीएफ एक्ट जो है ना, इन सभी के उद्देश्य से बना था, तीनों से। तो उपयुक्त सभी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न क्या है, आरपीएफ एक्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य की अधिकतम आयु क्या है? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 55 वर्ष? आरपीएफ एक्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य की अधिकतम आयु 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ अधिनियम के तहत किसे गिरफ्तार करने का अधिकार है? केवल रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, उपयुक्त सभी। आरपीएफ अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आरपीएफ अधिनियम के तहत किसका उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान है? रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रेलवे की सुरक्षा में विघ्न डालना, सार्वजनिक यात्री को नुकसान पहुंचाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ एक्ट के तहत कौन सा अपराध रेलवे स्टेशन पर नहीं किया जा सकता? चोरी, नशे में यात्रा, सिग्नल उल्लंघन, उपयुक्त सभी। आरपीएफ अधिनियम के तहत ये सारी चीज़ें जो है ना, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रेलवे की सुरक्षा में विघ्न डालना, सार्वजनिक यात्री को नुकसान पहुंचाना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ एक्ट में किसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है? रेलवे का सामान, रेलवे कर्मचारी, रेलवे यात्री, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये आरपीएफ एक्ट का सिग्नल उल्लंघन, डी नहीं होगा, इसका सी हो जाएगा। आरपीएफ एक्ट में सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, रेलवे का सामान भी, रेलवे कर्मचारी भी, रेलवे यात्री। तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, आरपीएफ अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे? आरपीएफ अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा,
आरपीएफ एक्ट के तहत कौन सा अपराध रेलवे क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है? सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, ट्रेन में सवारी करना बिना टिकट, जानबूझकर रेलवे ट्रैक पर रुकना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरपीएफ की अधिकारिता किस क्षेत्र में होती है? तो आरपीएफ की अधिकारिता जो है ना रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गैस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न क्या है, आरपीएफ एक्ट के तहत कितनी अवधि तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के? 24 घंटे, 48 घंटे, 12 घंटे या 72 घंटे? 24 घंटे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा है, आरपीएफ अधिनियम में कौन सा प्रावधान रेलवे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? रेलवे संपत्ति का बचाव, यात्रा के दौरान हिंसा का बचाव, रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा का दमन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आरपीएफ द्वारा किस प्रकार के मामलों में जांच की जाती है? रेलवे दुर्घटनाएं, रेलवे संपत्ति की चोरी, यात्री सुरक्षा से संबंधित अपराध, उपयुक्त सभी। आरपीएफ द्वारा इन सभी मामलों की जांच की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, आरपीएफ एक्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बल का प्रमुख कौन होता है? रेल मंत्रालय के सचिव, डीजी डायरेक्टर जनरल रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे स्टेशन का प्रमुख, रेलवे पुलिस अधिकारी। आरपीएफ एक्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बल का प्रमुख होता है डीजी डायरेक्टर जनरल यानी रेलवे सुरक्षा बल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, आरपीएफ के सदस्य किसे गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत होते हैं? रेलवे यात्री, रेलवे ट्रैक पर अवैध गतिविधि करने वाले, रेलवे स्टेशनों पर किसी भी अपराध में सम्मिलित व्यक्ति। तो किसे गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होते हैं या अधिकृत होते हैं? उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, आरपीएफ एक्ट के तहत किसे कोर्ट में मुकदमा दायर करने का अधिकार है? रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी, रेलवे पुलिस, रेलवे मंत्रालय, कोई भी नागरिक। आरपीएफ एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर करने का अधिकार रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी को है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, आरपीएफ एक्ट के अंतर्गत अपराध को किस रूप में परिभाषित किया गया है? रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रेल दुर्घटना का कारण बनना, यात्री को सेवा पहुंचाना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न, आरपीएफ एक्ट के तहत किसे दंडनीय अपराध माना जाता है? ट्रेन में अवैध रूप से चढ़ना, रेल संपत्ति की चोरी, यात्रियों से बदसलूकी, उपयुक्त सभी। आरपीएफ एक्ट के तहत किसे दंडनीय अपराध माना जाता है? तो उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आरपीएफ एक्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों के लिए कितनी तरह की यूनिफॉर्म निर्धारित हैं? एक ही प्रकार की, अलग अलग रेल क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की, कोई यूनिफॉर्म नहीं, उपयुक्त सभी। अलग अलग रेल क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को बिना कहे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए 2000 प्रश्नों की जो रेलवे ग्रुप डी की पीडीएफ है, जिन लोगों ने नहीं ली है उसे आप ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।